हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आप सभी का स्वागत है मेरी स्टडी चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बाल विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीन प्याजे। तो जीन प्याजे के बारे में आप लोग तो पहले से जानते ही है, और जो लोग नहीं जानते तो आइए हम लोग आज बिल्कुल आसान तरीके से इसको बिल्कुल बेसिक से हम लोग कॉन्सेप्ट इसका जानेंगे कि जीन प्याजे ने किन थ्योरी पर अध्ययन किया था और उन्होंने क्या क्या अपने थ्योरी में कहा था। तो आइए हम लोग जानते हैं जीन प्याजे के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीन प्याजे के बारे में, तो उसका जन्म कब हुआ। तो जीन प्याजे का जन्म कब हुआ। जीन प्याजे का जन्म सन 1896 ईस्वी में हुआ। जीन प्याजे का जन्म कब हुआ। 1896 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और इनका मृत्यु कब हुआ। इनका मृत्यु सन 1980 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ के निवासी थे। ये स्विट्जरलैंड यानी कि स्विट्जरलैंड देश के ये निवासी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीन प्याजे को बाल मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान का इसको फादर कहा जाता है। तो ये हमारे लिए याद रखने को काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जीन प्याजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। ओके, बाल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। ओके, और सन 1922-23 ईस्वी में बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंट टेस्ट, IQ टेस्ट जो हुआ था, उसका परीक्षण जो हुआ था अल्फ्रेड बिनेट ने उसका किया था। ओके, अल्फ्रेड बिनेट ने जो परीक्षण किया था बुद्धि परीक्षण, तो उन्होंने जीन प्याजे ने उसमें इसका पूर्ण समर्थन दिया था। ओके, इन्होंने जीन प्याजे ने बुद्धि परीक्षण में अल्फ्रेड बिनेट का समर्थन किया था। अब हम लोग जानेंगे कि इन्होंने 4 स्टेजेज दिए। तो जीन प्याजे ने क्या किया, विकास के 4 अवस्थाओं में बात की अपने सिद्धांत में। इन्होंने विकास के 4 अवस्थाओं के बारे में बात की। तो उन 4 अवस्थाओं को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। और जीन प्याजे का कहना था कि जीन प्याजे के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था। तो जीन प्याजे के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव व्यवहार है। जीन प्याजे के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है, मानव व्यवहार है। विकास प्राकृतिक होता है। जीन प्याजे का कहना था कि विकास जो होता है वो नेचुरली होता है। ओके, और ये स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है। यानी कि बालक का जो विकास होता है वो बिल्कुल नेचुरली होता है और ये स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है। इसमें किसी भी तरह का कार्य करना नहीं पड़ता, ये बिल्कुल ही स्वाभाविक होता है। और विकास जो होता है, विकास खोज पर आधारित होता है, न कि नकल पर। विकास क्या होता है, विकास खोज पर आधारित होता है। अगर हम खोज की बात करें तो बालक क्या करता है, बालक लर्निंग बाय डूइंग करता है। यानी लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या हुआ, यानी कि बालक कोई भी चीज़ करता है तो वो करके सीखता है। करके सीखना का अर्थ यह हुआ कि बालक कोई भी काम को अपने से करता है, वो खुद करके किसी अपने संज्ञानात्मक विकास अपने आप को करता है। यानी कि उसके संज्ञान में वृद्धि होती है। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, वो खुद अपने आप कार्य करके अपने संज्ञान में वो वृद्धि करता है। इसी को कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। अब हम लोग जानेंगे जीन प्याजे के कुछ और पॉइंट्स के बारे में। तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो कि जीन प्याजे ने दिए विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने किन किन शब्दों पर बात की। जीन प्याजे ने सबसे पहले तो अनुकूलन पर बात की कि बालक में जो अनुकूलन होता है, तो अनुकूलन की प्रकृति बालक में जन्मजात होती है। यानी कि बालक में अनुकूलन की प्रकृति क्या होती है, जन्मजात होती है। और ये बालक में जब अनुकूलन होता है तो वो अनुकूलन दो तरीके से होता है। बालक में अनुकूलन कितना तरीके से होता है, बालक में अनुकूलन 2 तरीके से होता है। पहला क्या है, पहला है आत्मसातीकरण, जिसको हम इंग्लिश में एसिमिलेशन बोलते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, समायोजन, जिसको हम इंग्लिश में एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि आत्मसातीकरण किसको कहते हैं। यानी कि बालक जब नई परिस्थिति में जाता है, तो वह पूर्व स्थापित प्रतिरूप के आधार पर अपना व्यवहार करता है। क्या करता है, वह पूर्व स्थापित प्रतिरूप के आधार पर अपना व्यवहार करता है। यदि बालक के व्यवहार सफल हो जाता है, क्या होता है, यदि बालक का व्यवहार सफल हो गया तो बालक अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाता। क्या करता है, बालक अपने व्यवहार में कोई चेंजेस नहीं लाता। यानी कि वो पुराने प्रतिरूप के आधार पर अपना व्यवहार करना शुरू करता है और वो अपना सफल हो जाता है। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार के अनुकूलन को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के अनुकूलन को हम लोग आत्मसातीकरण कहते हैं। अब हमारा दूसरा क्या है, समायोजन। समायोजन क्या है, जब बालक नई परिस्थिति में जाता है तो वह पूर्व में किए गए व्यवहार का प्रयोग कर यदि सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, यानी कि वो पहले से जो व्यवहार करता था, तो जब वो नए वातावरण में गया तो क्या हुआ, एडजस्टमेंट खुद को नहीं कर पाया। यानी कि वो पूर्व में किए गए व्यवहार के प्रतिरूप में परिवर्तन लाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो अपने पहले से किए गए व्यवहार में क्या करता है, कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है। यानी कि जैसे आप पूर्व में व्यवहार कर रहा था, पूर्व मॉडल्स के आधार पर व्यवहार कर रहा था, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें परिवर्तन लाया। यानी कि वो अपने आप को सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया, इसलिए उसमें वो परिवर्तन लाया। तो इस प्रकार के अनुकूलन को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के अनुकूलन को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार का अनुकूलन को हम लोग समायोजन कहेंगे। समायोजन कहेंगे।
अब हम लोग का तीसरा जो होता है, तीसरा उसको हम लोग क्या कहते हैं, साम्य धारण। साम्य धारण, साम्य धारण जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है। यानी कि जब बालक न तो आत्मसातकरण द्वारा और ना ही समायोजन के द्वारा सामंजस्य स्थापित कर पाता है, तब बालक आत्मसातकरण और समायोजन के बीच क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। तो इस प्रक्रिया को साम्य धारण कहते हैं। यानी कि जब बालक क्या होता है, न तो वो आत्मसातकरण कर पाता है और ना ही समायोजन कर पाता है, तो इन दोनों के बीच वो क्या करता है, इन दोनों के बीच वो एडजस्टमेंट करता है, यानी कि कुछ समायोजन करता है। तो इन्हीं समायोजन को वो क्या कहता है, इन्हीं समायोजन को जीन पियाजे ने क्या कहा, जीन पियाजे ने इसको इक्विलिब्रियम कहा। ओके, हम लोगों ने यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे संरक्षण किसको कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि संरक्षण किसको कहेंगे। ये सब हमारे लिए जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ यही से हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि संरक्षण किसको कहते हैं। हम लोग जानेंगे कि संरक्षण किसको कहते हैं। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक में वातावरण के विभिन्न वस्तुओं में अंतर करने की क्षमता विकसित हो जाती है। संरक्षण क्या है, संरक्षण क्या है, यानी कि बालक क्या करता है, किसी भी वस्तु में अंतर करना वो शुरू कर देता है। यानी कि वातावरण में जितनी भी वस्तु है उन दो वस्तुओं के बीच अंतर करना, यानी कि वो अंतर स्पष्ट करना ही शुरू कर देता है। तो उसमें क्या हुआ, इसमें संरक्षण का गुण विकसित हो गया। ओके, तो जीन पियाजे ने संरक्षण इसी को कहा है कि दो वस्तुओं के बीच वो अंतर स्पष्ट करना शुरू कर दे। और संज्ञानात्मक संरचना किसको कहते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचना के बारे में बात किया। संज्ञानात्मक संरचना किसको कहते हैं, संज्ञानात्मक संरचना, संज्ञानात्मक संरचना किसको कहते हैं, यानी कि मानसिक योग्यताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। मानसिक योग्यताओं के सेट को, मानसिक योग्यताओं के सेट को क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। मानसिक योग्यताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। भिन्न भिन्न आयु के बालकों की संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यानी कि हर तरह के बालक में संज्ञानात्मक संरचना अलग अलग तरह का होता है। ओके, संज्ञानात्मक संरचना के कारण ही 10 वर्ष का बालक और 4 वर्ष के बालक के व्यवहार में अंतर स्पष्ट हम लोग कर सकते हैं। यानी कि कोई बच्चा 4 साल का है और कोई बच्चा 10 साल का है, तो इन दोनों के व्यवहार में हम किस प्रकार हम जानेंगे कि इन दोनों का व्यवहार अलग है। तो इन दोनों का व्यवहार संज्ञानात्मक संरचना के कारण ही अलग होती है। यानी कि हर बालक का संज्ञानात्मक संरचना अलग अलग होता है, यानी कि उसका मानसिक योग्यता हर बालक का अलग अलग होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर बालक का मानसिक संरचना यानी कि संज्ञानात्मक संरचना अलग अलग होता है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया जीन पियाजे के थ्योरी में। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे स्कीमा के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण वर्ड यहाँ पर क्या है, स्कीमा। यहाँ पर हम लोग जानेंगे स्कीमा के बारे में। स्कीमा क्या है, तो स्कीमा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, स्कीमा शब्द का प्रयोग जीन पियाजे ने किया। स्कीमा शब्द जहाँ पर आए तो वो क्या हो गया, वो जीन पियाजे हो गया। स्कीमा, स्कीमा शब्द किसने दिया, स्कीमा शब्द जीन पियाजे ने दिया। ओके, तो आइए हम लोग जानेंगे स्कीमा के बारे में। स्कीमा किसको कहते हैं, स्कीमा जहाँ पर आए तो हम लोग क्या जानेंगे, स्कीमा एक जीन पियाजे का एक शब्द है। जीन पियाजे ने इस शब्द का उत्पत्ति किया। तो स्कीमा के बारे में हम लोग जानेंगे। स्कीमा जिसका हम लोग जानते हैं कि सामान्यीकरण संभव हो, उसकी इसे स्कीमा कहते हैं, जिसका हम सामान्यीकरण कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का जब जनरलाइजेशन संभव हो तो उसको हम स्कीमा कहते हैं। यानी कि बालक के माइंड में ये बैठ गया कि ये कलम है, तो उसके माइंड में एक चित्र बन गया कि कलम है, तो इसको कभी वह भूलने वाला नहीं है। तो इसी चित्र को जीन पियाजे ने क्या कहा, इस चित्र को जीन पियाजे ने स्कीमा का नाम दिया। यानी कि बालक के दिमाग में ऐसा चित्र बन गया कि यह कलम है, तो उस चित्र को ही दिमाग में उन्होंने स्कीमा का नाम दिया। ओके, आइए हम लोग स्कीमा के बारे में हम जान गए। अब हम लोग जीन पियाजे के 4 स्टेजेज, यानी कि जीन पियाजे ने जो 4 अवस्था दिए थे, 4 स्टेजेज दिए थे, तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरह से एनालिसिस करके हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।